Hello guys, welcome back to my channel Dentistry Active and today our topic is radiation biology. रेडिएशन बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह रेडिएशंस का जो इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है जब भी पर्सन एक्सपोज करते हैं हम रेडिएशन के थ्रू एक्सरे जब भी हम एक्सरे से एक्सपोज करते हैं तो क्या ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है रेडिएशंस को, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि जब भी रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सपोज होते हैं उससे क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। जो भी बॉडी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन सब में जो एटम्स हैं उनका आयनाइजेशन होता है और रेडिएशन का हमेशा एक कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, मीन्स इट्स अ एडिटिव इफेक्ट ऑलवेज। रेडिएशन जब भी हमारी बॉडी पे एक्सपोज होगी तो अभी कितनी एक्सपोज हुई है, फिर एक पर टाइम यानी टाइम टू टाइम जितना भी एक्सपोजर होगा वो ऐड होता चला जाएगा। अगर हम क्वांटिटी में मेज़र करेंगे रेडिएशंस को तो इट्स अ कम्युलेटिव और एडिटिव इफेक्ट। तो हम बात करेंगे रेडिएशन बायोलॉजी में इफेक्ट्स के बारे में। एक होता है डायरेक्ट इफेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि जब रेडिएशन डायरेक्ट किसी एटम को बॉडी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशंस एक्ट करेंगे और उसको आयोनाइज करके कन्वर्ट कर देगी दूसरे किसी मॉलिक्यूल में, दैट इज़ डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी कि पहले रेडिएशंस डायरेक्ट किसी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी पे एक्ट नहीं करेगी, पहले वाटर पे एक्ट करेगी, वाटर की रेडियोलिसिस करेगी यानी वाटर को ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद वाटर जब ब्रेक होगा उसका फ्री रेडिकल बनेगा और वो फ्री रेडिकल बॉडी मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करेगा, देन वो उनको अदर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, वाटर का फ्री रेडिकल जो बनेगा। इट इज़ अ इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो दो टाइप के इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। उसके बाद ये एक दो इफेक्ट और देखने को मिलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट और स्टोकेस्टिक इफेक्ट। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्या है, इट इज़ यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेडियोथेरेपी। इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडियोथेरेपी। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। मतलब इसका जो सीवियरिटी ऑफ रिस्पॉन्स वो डिपेंड करेगा डोज पे। जितनी ज़्यादा डोज रहेगी रेडिएशन की इतना सीवियरिटी रहेगी। डिपेंड करेगा डोज थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड मीन कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ही रेडिएशन का इफेक्ट शो होगा, ठीक है। लेकिन स्टोकेस्टिक इफेक्ट एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है जिसके अंदर रेडिएशन इंड्यूस इफेक्ट्स तो होंगे लेकिन डिपेंड्स करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ चेंजेस पे। यानी कि डोज बढ़ाने से सिर्फ प्रोबेबिलिटी बनेगी, सीवियरिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीवियरिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो होता है वो मैनी सेल्स को किल कर सकता है, लेकिन जो हमारा स्टोकेस्टिक इफेक्ट है वो सब लीथल डैमेज पहुंचाएगा डीएनए को, ठीक है। और स्टोकेस्टिक इफेक्ट में सीवियरिटी डोज पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में सीवियरिटी डोज पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे स्टोकेस्टिक इफेक्ट में। एक टर्म है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड इज सेफ पीरियड, यानी सेफ पीरियड बिलो डोज थ्रेशोल्ड डोज। थ्रेशोल्ड डोज यानी एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ डोज ऑफ रेडिएशन जिसके बियॉन्ड हमें कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि लेटेंट पीरियड इज द पीरियड बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टोकेस्टिक इफेक्ट के अंदर कौन कौन सी दो डोज हो सकती है। वो है एमपीडी एंड एमएडी। एमपीडी इज द मैक्सिमम परमिसिबल डोज एंड एमएडी इज द मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड डोज। मैक्सिमम परमिसिबल डोज क्या है कि इट इज़ द मैक्सिमम डोज equivalent that is allowed to a person in a specific period of time. Maximum accumulated dose क्या है, it is the measurement of total dose received by a person in his life, ठीक है। मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड डोज का फॉर्मूला है 5 (n-18 रैम पर ईयर। एन इज़ द एज ऑफ द पर्सन, ठीक है। अगर बात करूँ मैक्सिमम परमिसिबल डोज की, इट मैक्सिमम परमिसिबल डोज ऑफ एन ऑक्यूपेशन पर्सन फॉर हिज और हर होल बॉडी इन 1 ईयर इज 50 मिलीसीवर्ट और 5 रेम, ठीक है। और मैक्सिमम परमिसिबल डोज ऑफ नॉर्मल पर्सन इन अ ईयर और अ प्रेग्नेंट वुमेन इज 1 मिलीसीवर्ट और 0.5 रैम। डोसीमीटर की बात करें तो डोसीमीटर के इट इज़ यूज टू मेजर दी रेडिएशन डोज कि कितनी रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब हुई है उसको मेजर करने के हम डोजीमीटर्स यूज़ करते हैं। और डोजीमीटर के अंदर क्या है, टीएलडी बैजेस होते हैं। तो टीएलडी बैजेस क्या है, जितनी भी एब्जॉर्ब डोज है उसको बता देते हैं कि इतनी एब्जॉर्ब डोज है, एब्जॉर्ब डोज की क्वांटिटी मेजर हो जाती है।
ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट बात करता हूँ कि डोज रिडक्शन। डोज रिडक्शन के अंदर दो वो है कि एक एनसीआरपी, एक आईसीआरपी, नेशनल काउंसिल फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, एनसीआरपी, एंड इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे बोलते हैं इनके, ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम परमिशिबल डोज है वो किसी भी ऑक्यूपेशनल पर्सन की इन 1 ईयर 50 मिली सीवर्ट होनी चाहिए और नॉन ऑक्यूपेशनल पर्सन की 5 मिली सीवर्ट होनी चाहिए। लेकिन आईसीआरपी के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑक्यूपेशनल पर्सन की जो 1 ईयर में एमपीडी यानी मैक्सिमम परमिशिबल डोज है वो 50 मिली सीवर्ट होनी चाहिए, या फिर 100 मिली सीवर्ट हो सकती है इन 5 ईयर। ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युलेटिव डोज। ठीक है, अगर हम बात करूँ फॉर नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इट शुड बी 1 मिली सीवर्ट ओनली। ठीक है, और कम्युलेटिव डोज ऑफ 5 ईयर ऑल्सो 1 मिली सीवर्ट फॉर नॉन ऑक्यूपेशनल। ये ऑक्यूपेशनल की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा था कि 5 मिली सीवर्ट होनी चाहिए नॉन ऑक्यूपेशनल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेडियो सेंसिटिविटी की। भाई हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग सेल्स के बने हुए हैं, तो उनके बेसिस पे हर सेल की रेडियो सेंसिटिविटी पे अलग अलग है कि रेडिएशन के अगेंस्ट कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन कम सेंसिटिव है। तो अगर हम बात करें हाईली रेडियो सेंसिटिव हमारे सेल के अंदर क्या चीज़ है, दैट इज़ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हाईली रेडियो सेंसिटिव है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें इट्स लेस रेडियो सेंसिटिव एज कम्पेयर टू डीएनए। ठीक है, आरएनए भी लेस रेडियो सेंसिटिव है। अगर हम बात करें कि भाई डीएनए के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो डीएनए के ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है कि या तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो सकते हैं, या तो एक या दोनों, या फिर डीएनए की क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, या फिर डीएनए के बेस के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसके अंदर बेस होते हैं। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, दोनों स्टैंड या एक स्टैंड ब्रेक हो सकता है, या जो बेस है वो चेंज हो सकता है, या लॉस ऑफ बेस हो सकता है ड्यू टू म्यूटेशन, या फिर हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर क्रॉस लिंकिंग हो सकती है डीएनए स्ट्रैंड्स की। अब एक चीज़ की और हम बात करें कि जो हमारी सेल साइकिल होती है ना, जो हमारी सेल साइकिल होती है उसके अंदर भी सेंसिटिविटी के बेसिस पे फेजेस हैं कि कौन सा फेज सेल साइकिल का ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है। अगर मैं बात करूँ सेल साइकिल के अंदर 4 फेज है, G1S G2M, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज एंड माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज में डिवीजन चलती है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं। अगर मैं बात करूँ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ द सेल साइकिल दैट इज G2M, यानी जब G2M में जा रहा होगा ना सेल साइकिल का, जब सेल साइकिल इस फेज के अंदर होगी G2M, क्योंकि GS के अंदर क्या है, डीएनए सिंथेसिस हुआ है लेकिन रेडियो सेंसिटिव नहीं है एस फेज इतना। एस फेज इज लीस्ट रेडियो सेंसिटिव बिकॉज डीएनए वहाँ बना है जस्ट, लेकिन डीएनए प्रिपेयर होके गया G2 और M में है, तो G2M इसलिए रेडियो सेंसिटिव ज़्यादा है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा आएगा कि सिंथेसिस फेज ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, बट ऐसा नहीं है, G2M इज़ मोर रेडियो सेंसिटिव। अगर हम बात करें लीस्ट रेडियो सेंसिटिव की, तो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव इज एस फेज। G2M बोल सकते हैं या फिर सिर्फ G2 बोल सकते हैं। ऑप्शन में अगर सिर्फ G2 तो फिर G2, नहीं तो अदरवाइज G2M। G2M पहले आएगा। रेडियो सेंसिटिविटी के बेसिस पे सेल्स की अलग अलग, जैसे बात करें वेजिटेटिव सेल्स या इंटरमाइटोटिक सेल्स, ऐसे सेल्स जो ग्रोइंग फेज में जिनमें डिविजन्स हो रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ, oocyte, बेसल लेयर ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम में लेयर्स होती है ना, कॉर्नियम, स्पाइनोसम, ग्रेन्युलोसम, बेसेल, तो बेसेल लेयर सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होती है उन चार में से। WBC, इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेम सेल्स, देन उसके बाद मल्टीपोटेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स,
देन रिवर्टिंग पोस्ट माइटोटिक सेल्स, फिक्स्ड पोस्ट माइटोटिक सेल्स। फिक्स्ड पोस्ट माइटोटिक सेल्स वो होते हैं जो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। सो दीज आर लीस्ट रेडियो सेंसिटिव, ठीक है, जिसके अंदर नर्व सेल, मसल सेल, आरबीसी, ऑप्टिक लेंस भी आ सकता है। रिवर्टिंग पोस्ट माइटोटिक सेल्स में सेल्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सेल्स ऑफ थायराइड, लीवर, पैनक्रियाज। मल्टीपोटेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल में मीसेंकाइमल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, ये दो है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की ससेप्टिबिलिटी किस तरीके से है। रिलेटिव रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। अगर हम बात करें रिलेटिव रेडियो सेंसिटिविटी की, तो सबसे ज़्यादा जो है हाई रेडियो सेंसिटिविटी वो है लिम्फोइड ऑर्गन्स की, बोन मेरो, टेस्टिस, इंटेस्टाइन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इंटरमीडिएट में फाइन वेस्कुलेचर, ग्रोइंग कार्टिलेज, ग्रोइंग बोन, सलाइवरी ग्लैंड, लंग्स, किडनी, लीवर। इंटरमीडिएट रेडियो सेंसिटिविटी एंड लो फॉर न्यूरॉन्स एंड मसल्स, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे रेडिएशंस का इफेक्ट क्या है ओरल कैविटी के अंदर अलग अलग टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेडिएशंस इफेक्ट ऑन ओरल कैविटी। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, या फिर जो टॉपिक रहेगा उसकी थोड़ी बहुत और कोई टॉपिक है देख लेंगे वो, ठीक है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।